नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना संकट के बीच में 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। ऐसे में किसान आंदोलन को स्थगित करने की बात हो रही है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि ये आंदोलन नहीं रुकेगा। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कृषि कानूनों पर किसानों से फिर से बात करने की मांग की है। और आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि किसान महामारी में किसी के भी स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जीवन मृत्यु और आने वाली पीढ़ियों का मामला है। पीएम मोदी को भेजे पत्र में किसान नेताओं ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते सरकार को परिपक्वता दिखानी चाहिए और किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए। किसानों द्वारा खारिज किए गए कानूनों को लागू करना देश के लोकतांत्रिक और मानवीय लोकाचार के खिलाफ है। संयुक्त किसान मोर्चा शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास रखता है और शांतिपूर्ण विरोध जारी रखेगा। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार उन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर देती जिन्हें किसानों द्वारा खारिज कर दिया गया, जिनके नाम पर ये बनाए गए थे। साथ ही अब तक किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दी गई होती। किसानों के साथ एक गंभीर और ईमानदार बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार पर है। आपको बता दें कि देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है। कोरोना के खतरे के बीच में दिल्ली की सीमा पर हजारों की संख्या में किसान अब भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मांग उठ रही है कि किसानों को अपना विरोध प्रदर्शन कोरोना संकट के मद्देनजर रद्द कर देना चाहिए। लेकिन इसी बीच में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि क्या सरकार ये लिखित में दे सकती है कि इससे कोरोना संकट खत्म हो जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि क्या कोरोना चुनावी रैलियों से नहीं फैल रहा था, ये सिर्फ किसान आंदोलन से फैल रहा है। किसान आंदोलन नहीं रुकेगा। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, एक तरफ तो कोरोना है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता चला जा रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत खुद कह रहे हैं कि आंदोलन जो है खत्म नहीं होगा। सरकार को दोबारा से बातचीत की पहल करनी चाहिए। राजीव, आवाज सुन पा रहे मेरी? राजीव, अब एक बार फिर से जो किसान आंदोलन की आहट है तेज हो गई है, क्योंकि हम देख रहे थे जिस तरीके से कोरोना और ज्यादा तेज होता चला जा रहा था, जो किसान आंदोलन है फीका पड़ गया था, एक तरीके से ठंडा हो गया था। लेकिन अब राकेश टिकैत फिर से कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, सरकार को दोबारा से बातचीत करनी चाहिए। अब किसान खुद चाहते हैं कि सरकार बातचीत उनसे करे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बातचीत करेंगे जिस तरीके से किसान राकेश टिकैत जिस तरफ से कहा गया है पत्र लिखकर कि किसान जो है वो तैयार है बातचीत के लिए। और सरकार की बार बार यही कह रही थी कि कृषि कानून लेकर किसानों की सुविधाएं उसको लेकर बैठ के ही बातचीत की जा सकती है और उसको समाधान निकाला जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं किसान अपनी तरफ से अड़े हुए थे और सरकार जो थी वो अपना रुख रख रही थी कि वो कह रहे थे कि हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे और किसान जो चाहते थे कृषि कानून को वापस करना चाहते थे। मगर अभी तक कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से भी अब किसानों के ऊपर आरोप लग रहा है कि जो किसान कोरोना फैल रहा है किसानों के बीच में, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से फैल रहा है और किसी को कहीं ना कहीं रद्द कराने की कोशिश की जा रही थी। मगर जिस तरीके से राकेश टिकैत ने साफ किया कि पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन थे क्या वहां पर चुनावी रैली की गई थी और उसके अंदर कोरोना नहीं फैला, जिसकी सबसे ज्यादा कोरोना थी वहीं फैलने को भी देखने को मिला है। और महाराष्ट्र में भी बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, जहाँ जहाँ चुनाव के प्रचार था वहां कहीं ना कहीं चुनाव की वजह से कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार थी उसमें और थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ था। मगर बात करें जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे हो किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन के लिए बिल्कुल किसानों की तरफ से साफ किया गया है कि कृषि कानून को लेकर बैठक होनी चाहिए, सफल बातचीत होनी चाहिए और कहीं ना कहीं रणनीति होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एमएसपी को लेकर लिखित कानून के लिए बात की गई थी वो भी कहीं ना कहीं पहले हो जानी चाहिए थी। मगर अभी तक उसके लिए भी कहीं ना कहीं बार में जो बातचीत होनी चाहिए थी वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। मगर जिस तरीके से लगातार अब किसान चाहते हैं कि बातचीत हो और किसान कृषि कानून को लेकर जो किसानों की दुविधा है वो भी खत्म हो सके, क्योंकि अभी तक किसान जो चाहते हैं कि आने वाले जो पीढ़ियां हैं यानी कि जो उनके बच्चे हैं या फिर पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता खुलता नजर आया। मगर अभी तक सरकार की तरफ से इसके लिए पहल नहीं की गई है, ना ही पहल की गई थी और लगातार बैठक जरूर की गई थी और यह बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला। मगर जिस तरीके से बात करें अब जो बैठक की जाएगी या फिर सरकार की तरफ जो प्रस्ताव रखा गया है पत्र के माध्यम से, वो देखना होगा कि सरकार किस तरीके से देखती है इस पत्र को। जी,
अब एक बात अलग देखने को मिल रही है, पहले का जो आंदोलन था वो और अब दोबारा से जो आंदोलन जोर पकड़ रहा है उसमें दो अलग अलग बातें देखने को मिल रही है। वो ये है कि पहले सरकार की तरफ से ऑफर दिया जा रहा था कि किसानों से बातचीत करें, सरकार बार बार ऑफर देती थी, एक डेट देती थी कि उस दिन बातचीत हो, इतने घंटे की बातचीत होनी चाहिए, किसान नेता उसमें जाते थे, बातचीत करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं। अब यहाँ पर किसान चाहते हैं कि बातचीत हो, सरकार उनसे बातचीत करे, सकारात्मक बातचीत करे। ये दो अलग अलग बातें पहले और अब जो आंदोलन जोर पकड़ रहा है ये देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से पहले सरकार चाहती थी कि किसी भी तरीके से किसानों को जो आंदोलन है उसको खत्म किया जाए, जहाँ किसान को बातें मानकर था या फिर कहे जो रास्ता था, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी, वो लगातार पहले सरकार की तरफ से की जा रही थी। और किसान जो तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे कह रहे थे कि कृषि कानून को वापस कराना, मगर अब जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा गया कि पत्र के माध्यम से कि हम लोग बातचीत के लिए तैयार है, सफल बातचीत होनी चाहिए और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता भी निकालना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं अब सरकार का कहीं ना कहीं रूप बदलेगा, क्योंकि पहले सरकार आंदोलन खत्म करना, मगर अब कृषि कानून को लेकर जो दुविधाएं किसानों की वो भी दूर हो जाए और कृषि कानून जो आंदोलन चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो। मतलब काफी लंबा समय हो चुका है कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समय हो चुका है और कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए अब कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना की महामारी है, दूसरी तरफ जनता को भी बचाना है और कृषि कानून को भी खत्म कराना है। तो देखना होगा सरकार किस तरह से रुक रखती है या फिर बातचीत का जो बैठकों का जो दौर था वो रुका हुआ था, क्या वो दोबारा शुरू करेगी। मगर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर निशाना जरूर साधा राकेश जी कह रहे थे कि जैसे कहा है उन्होंने, पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनावी रैली की गई थी उसके अंदर कोरोना नहीं फैला, क्या कृषि कानून से ही जो आंदोलन चल रहा है क्या उससे ही कोरोना फैल रहा है। मगर कहीं ना कहीं अब देखना होगा सरकार किस तरीके से रुक रखती है या फिर बातचीत का दौर शुरू करती है। मगर बचना नहीं है सरकार जो है कृषि कानून को वापस लेना चाहेगी। हमने एक चीज देखी राजीव, पहले पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जाती थी, कृषि मंत्री खुद बैठक में मौजूद हुए और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद होते थे, बाकायदा प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को समझाने की पूरी कोशिश की जाती थी कि ये कृषि कानून क्या है, इसमें आपके क्या क्या फायदे हैं भविष्य में और ज्यादा क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करने की कोशिशें की जाती थी। लेकिन अब यह है कि किसान चाहते हैं उनसे बातचीत हो, तो अब लग ये रहा है कि किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी, क्योंकि अब यहां पर बातचीत किसान करना चाहते हैं, सरकार नहीं। सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहले सरकार चाहती थी कृषि कानून को वापस कराने के लिए कहीं ना कहीं बैंकों का दौर भी किया जाता था, एक रणनीति बनाई जाती थी जिसके अंदर तमाम जो कृषि कानून के जो आंदोलनकारी थे यानी कि जो किसान नेता थे वो कहीं ना कहीं शामिल होते थे। और यहाँ तक कि अमित शाह भी कई बार बैठकों के अंदर दौर के अंदर शामिल हुए और लगातार कहीं ना कहीं रणनीति समझाई जाती थी कि कृषि कानून से कितना फायदा होगा, आने वाले समय के अंदर कितना फायदा होने वाला है, उनकी जो जमीनों की जो सुविधा थी यानी कि जमीन चली जाएगी, गोदी नहीं जाएगी, ये चीज सारी समझाई जाती थी। मगर अब कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से पहल की गई है और सरकार की तरफ से पहल नहीं की गई है, तो लगता है कि सरकार जो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा कठोर रवैया जरूर अपनाएगी, क्योंकि अब किसानों की तरफ से पहल की गई है। मगर देखना है कि सरकार क्या कृषि कानून को लेकर संजीदा है या फिर किसानों को जो बात समझा के वापस भेजने की कोशिश करेगी या फिर कृषि कानून के अंदर जो संशोधन करना है क्या वो करेंगी। मगर कहीं ना कहीं संशोधन के लिए पहले भी कहा गया था, मगर अब देखना होगा क्या संशोधन होता है या कृषि कानून को लेकर जो जिस तरीके से अभी भी दुविधाएं चल रही है, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से फिर भी अभी भी स्पष्ट किया गया कि कृषि कानून को वापस जरूर कराएंगे और जब तक वापस नहीं होगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। मगर आंदोलन जोर पकड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना थोड़ा थोड़ा कम होता नजर आ रहा है, तो लगता है कि आंदोलन दोबारा से बढ़ेगा और दोबारा से ही सरकार के ऊपर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। को चिट्ठी लिखी गई है किसानों की तरफ से और उस चिट्ठी में लिखा गया है कि बातचीत सरकार करे। क्या लग रहा है कि अब सरकार वो पहल करेगी बातचीत करने की, क्योंकि जिस तरह की बातें कही गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन से कोरोना फैल रहा है। अब किसान कह रहे हैं कि आंदोलन से कोरोना नहीं फैल रहा है, कोरोना तो रैलियों से भी फैल सकता था। और ये जाहिर सी बात है, पूरे देश ने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री की रैलियों में लाखों हजारों लोग इकट्ठे होते थे, कैबिनेट मंत्री बंगाल में जाते थे, वहां पर इतने लोग इकट्ठे होते थे। सरकार ने वहां पर कोरोना की चिंता नहीं की। अब किसान आंदोलन में आकर कोरोना की चिंता हो रही है। जाहिर सी बात है कि वहां अपनी तरफ की बात जो है वो सरकार ने नहीं देखी, किसानों की तरफ की बात देखी है। तरफ से सरकार ने अपना रुख नहीं देखा, क्योंकि जब ज्यादातर यही देखा जाता है जब हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते तो बाकी उंगली हमारी तरफ होती है। मगर वही चीज सरकार ने भी नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी रैलियों के अंदर लगातार प्रधानमंत्री की बात करें, अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, तो तमाम भीड़ के साथ साथ रैलियां की गई थी। लगातार जनता कहीं ना कहीं उसके अंदर शामिल हुई थी और कहीं ना कहीं कोरोना जो रफ्तार पकड़ रहा था कहीं ना कहीं उसका भी कारण कहीं ना कहीं रैलियां ही बताई गई थी। और लगातार कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसके अंदर कोरोना फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से साफ किया जा रहा है कि हम वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। राकेश जी ने खुद वैक्सीन लगवाई है, उन्होंने साफ
कहा कि कोरोना जो है वो किसी कानून से नहीं फैल रहा, आंदोलन से नहीं फैल रहा, बल्कि में सरकार की जो रणनीति है उससे फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से आरोप करते आरोप जरूर थे, मगर अब देखना होगा सरकार क्या कृषि कानून को वापस करेगी या बैठकों का जो दौर जो रुका हुआ था क्या उसको स्टार्ट करेगी, या फिर कृषि कानून को लेकर जो किसान नेताओं की मांग थी कृषि कानून को लेकर वो उसमें बातचीत की जाएगी या फिर संशोधन किया जाएगा, यह अब जरूर देखना होगा। मगर जिस तरीके से किसान नेताओं की तरफ से इस पर पत्र के माध्यम से कहा गया है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, तो कहीं ना बातचीत का दौर स्टार्ट होना चाहिए और सफल बातचीत होनी चाहिए। मगर देखना होगा कि सरकार इसके लिए कितनी तैयार होगी, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं आया कि सरकार जो है कृषि कानून को लेकर किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। जी राजीव, दिल्ली बॉर्डर का हाल बताइए। दिल्ली की सीमा पर जो इस समय किसान बैठे हुए हैं, क्योंकि एक वक्त हुआ करता था, लगभग हम तो यही कहेंगे कि कई महीनों का, 6 महीनों से ज्यादा का वो वक्त गुजर चुका है जब रौनक देखने को मिलती थी, बहुत ज्यादा जोर पकड़ता हुआ आंदोलन देखने को मिला था, कई कई लाख किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए थे। क्या अब वही नजारा है, क्योंकि बहुत हद तक आंदोलन फीका पड़ चुका है? सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जब आंदोलन चला था और उसके बाद में लगभग 2 से 3 महीने लगभग जो बातचीत हुई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं किसानों का जो हुजूम था लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन की तरफ बढ़ता नजर आता, लगातार कहीं ना कहीं गाँव से किसान एक जाता था तो कम से कम 4 में किसानों को साथ लेके आता था और कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली की सीमाओं को सील किया गया था। मगर अब जब कोरोना काल की स्थिति चल रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आंदोलन जरूर फीका पड़ा है और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने 11 की बैठक की उसके बाद में 62 बैठकों का दौर बिल्कुल बंद हो चुका था और कहीं ना कहीं उस आंदोलन में कहीं ना कहीं कमी न जरूर देखने को मिली, मगर अभी भी उस दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी कमी है, जो यानी कि सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो था वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नजर आया। मगर अब जिस तरीके से राकेश टिकरा ने स्पष्ट किया है कि पत्र के माध्यम से कि हम बातचीत के लिए तैयार है और सरकार भी पहल करे। अब देखना होगा सरकार पहल करती है या फिर कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से किसानों की जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा, या फिर कृषि कानून जो है जो आंदोलन जो चल रहा था क्या वो जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा। अब जरूर देखना होगा मगर सरकार क्या रणनीति अपनाएगी। कृषि कानून को भी वापस कराना है और आंदोलन भी खत्म करना है और कोरोना को भी रफ्तार की जो उसके ऊपर ब्रेक लगानी है। तो देखना है किस तरीके से सरकार के कदम होंगे और सरकार किस तरीके की रणनीति बनाती है ये जरूर देखना होगा। जी आपने दिल्ली की सीमाओं का हाल भी देखा होगा, जहां पर किसान इस समय बैठे हुए हैं, किसान इस समय मौजूद हैं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर किया जाता है? क्या मास्क लगाकर किसान रहते हैं? क्योंकि एक वक्त था वहां पर किसान भी थे, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सब लोग थे, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा डर नहीं था। देखिए बिल्कुल दिल्ली की सीमाओं की बात करें जहाँ पर आंदोलन चल रहा है, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो या फिर गाजियाबाद बॉर्डर हो या फिर किसान जहाँ जहाँ बैठे थे सब जगह पर अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा रही है। क्योंकि अब जो कृषि कानून को लेकर जो पहले बीच में भीड़ हुआ करती थी, यानी कि आंदोलन के अंदर लगातार लोग आते थे, वो कहीं ना कहीं अब इतना नहीं है और लगातार कहीं ना कहीं लोग जो आंदोलनकारी है वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, यहाँ तक कि सैनिटाइजर का भी यूज कर रहे हैं। मगर लगातार कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आंदोलन जो कोरोना जो रफ्तार पकड़ रहा है वो आंदोलन की वजह से पकड़ रहा है और आंदोलन को खत्म करना चाहिए, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मगर किसानों की तरफ से भी साफ किया जा रहा है कि हमारे बीच में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, मास्क तक का यूज कर रहे हैं और यहाँ तक कि सैनिटाइजर का भी यूज कर रहे हैं। मगर लगातार कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप जरूर है, मगर आप देखना होगा आरोपों का जवाब तो उन्होंने दे दिया किसानों की तरफ से कि हम बातचीत के लिए तैयार है और हमारे बीच में ऐसा कोई भी कोरोना नहीं फैला हुआ जिसकी वजह से सरकार हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है या आंदोलन खत्म करने की कोशिश कर रही है। मगर देखना है कि सरकार की तरफ से पहल की जाएगी या फिर सिर्फ पत्र के माध्यम से किसानों की तरफ से बार बार निमंत्रण भेजा जाएगा सरकार को बातचीत का दौर कीजिए, ताकि देखना होगा कि बातचीत होती है या सरकार कहीं ना कहीं पहल करती है इसके अंदर। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रैलियों से कोरोना नहीं फैला, किसान आंदोलन से फैला, ये बात किसानों की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई है किसानों की तरफ से और साफ तौर पर कहना है कि अब सरकार किसानों से बातचीत करे, क्योंकि किसान सरकार से बातचीत करना चाहते हैं जिसका एक सकारात्मक रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन इतना जरूर तय है, राकेश टिकैत ने यह जरूर कह दिया है कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं हो जाते तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगली खबर आपको बताते हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की बांद्रा यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका पिता फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए शख्स के पास से 25 ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा ऑक्सीजन किट बरामद की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए बताई जा रही है। ओशिवरा पुलिस आगे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सिलेंडर गोदाम में से बरामद किए गए हैं, जिसकी बड़ी कीमत पर कालाबाजारी होने की तैयारी थी। बांद्रा या ठिकाणी कक्ष 9 येथे कार्यरत पोलीस इन्स्पेक्टर सुधीर जाधव यांना एक गुप्त सूचना मिळाली होती, ज्या अन्वये कोविड काळामध्ये आवश्यक असलेलं ऑक्सिजन न भरलेले
मेडिकल यूजवाले सिलेंडर्स हे जमा केले गेलेले आहेत बेकायदेशीररित्या आणि त्यांना ब्लॅक मार्केटिंगसाठी विक्री करण्यासाठी येणार आहेत. अशा प्रकारची माहिती मिळाल्यानंतर फूड अँड ड्रगचे इन्स्पेक्टर यांना सोबत घेऊन त्या ठिकाणी एक छापा कारवाई करण्यात आली. छापा कारवाईमध्ये नमूदच्या ऑल इंडिया हेल्थ केअर या ठिकाणाहून ऑक्सिजन न भरलेले 25 सिलेंडर्स जे वैद्यकीय कारण वापराकरिता होते, याशिवाय 12 ऑक्सिजन किट व इतर सामग्री असे ज्याचं मूल्य जवळजवळ 7 लाख रुपये आहेत अशा प्रकारे जप्त करण्यात आले. यामध्ये नमूद व्यक्तीकडे कुठल्याही प्रकारे आवश्यक परवाने नव्हते. त्या अनुषंगाने ओशिवरा पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि गुन्ह्यामध्ये एक आरोपी फिरोज सालेह याला अटक करण्यात आलेली आहे. एक आरोपी त्यामध्ये वॉन्टेड आहे. सदर गुन्ह्यामध्ये प्राप्त माहिती अशी आहे की सदरची सामग्री ही मीराभाई दरोड या ठिकाणून आणली होती. सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास हे स्थानिक पोलीस स्टेशन करतात. सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी लगातार हो रही है, इतनी ज्यादा परेशानी है देश भर में, ऑक्सीजन देश को नहीं मिल पा रही है, उसके बावजूद सिलेंडर की कालाबाजारी लगातार हो रही है। एक आरोपी की गिरफ्तारी, पूरा मामला बताइए पहले। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को एक जानकारी मिली थी वही के जोगेश्वरी इलाके में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है रखा गया है, जो कहीं न कहीं कालाबाजारी के उद्देश्य रखा गया है। काफी दिनों से इस तरह की सक्रियता दिखाई दे रही है। इसको लेकर बांद्रा यूनिट 9 के सीनियर अधिकारी सुधीर जाधव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के 25 ट्रक और तमाम ऑक्सीजन किट जो बरामद किया गया, लिहाजा ये जानकारी मिली है कि ये जो सिलेंडर पकड़े गए हैं न तो उसका बिल मिला है, न ही इसकी कोई जानकारी थी, न इस तरह की कोई लीगल चीजें उनके पास थी। इसकी को लेकर तुरंत तत्काल प्रभाव में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक शख्स फिरोज सालेह नाम का गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका पिता सलीम सालेह फरार बताया जा रहा है। पूछताछ में अभी तक क्या सामने आया है, कितने लोग इस पूरे मामले में शामिल थे? क्योंकि अभी तक सिर्फ ये पता चला है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उसका पिता भी उसमें शामिल था, वो फरार है। क्या लग रहा है कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अगर सिलेंडर की कालाबाजारी करनी है, 50 सिलेंडर, तकरीबन 25 सिलेंडर की बात सामने आ रही, 25 सिलेंडर एक जगह से बरामद किए गए हैं, तो सिर्फ 2 लोगों का हाथ नहीं हो सकता? काजल, देखिए, 1-2 लोगों का हाथ नहीं हो सकता। लिहाजा जहां से सिलेंडर खरीदा गया वह भी दोषी है, जिसको देना है वह भी दोषी है, और जो कालाबाजारी कर रहा है वो भी दोषी है। इस बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो भी दोषी है। तो जाहिर तौर पर इसमें मामला इसके बाप बेटे का नहीं है, बाकी और कई लोग शामिल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक मेडिकल स्टोर चलाने वाला, मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा लोग इस तरह की अगर चीजें करते तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं संदेह और बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, डीसीपी क्राइम ब्रांच अकबर पठान ने यह भी कहा है कि अभी आगे की जांच की जा रही है, लिहाजा इसमें और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है और भी बड़े पैमाने पर इसका खुलासा किया जा सकता है। क्या अभी तक कुछ सामने आया? ये लोग कहां से सिलेंडर लेकर आते थे, कहां लेकर जाते थे, कितने रुपए में उन सिलेंडर को बेचते थे, कब से ये कालाबाजारी कर रहे थे? क्या महाराष्ट्र से ही ये सिलेंडर लेते थे या फिर अन्य राज्यों से लेकर आते थे? बेचते सिर्फ महाराष्ट्र में थे या फिर अन्य किसी राज्य में जाकर बेचते थे? देखिए काजल, जिससे प्राथमिक जांच में जानकारी मिली है कि पकड़े गए जो फिरोज सालेह है वो अक्सर अपनी ट्रकों से मुंबई के मीरा रोड से जो है इस तरह का बड़े पैमाने पर सिलेंडर लेके आता था और अपने गोदाम में रखता था। जैसे जैसे उसकी बड़ी कीमत, अच्छी कीमत मिलती थी उसको बेच देता था। तो जाहिर तौर पर ये मामला अब से नहीं बल्कि कई महीनों से चल रहा था, जिसको लेकर लगातार क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की नजर थी। जिस तरह से पुख्ता जानकारी मिली थी उसको लेकर ड्रग्स इंस्पेक्टर के साथ एक कार्रवाई की गई है, इसमें किसी तरह का कोताही न हो, किसी तरह की लापरवाही नहीं, उसको लेकर भी संज्ञान में रखा गया था। जी, कालाबाजारी लगातार हो रही है, ऑक्सीजन की जरूरत लगातार पड़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर इस समय क्या हालात है? क्योंकि एक समय था ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत महाराष्ट्र में हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही थी, और दूसरी तरफ कालाबाजारी के मामले सामने आते हैं। इस समय ऑक्सीजन को लेकर क्या हालात है महाराष्ट्र में? क्योंकि मौत के जो आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है काजल, मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहा है, लेकिन जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा जरूर लगाम लगा है, इस तरह का कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से शुरुआती दौर में ऑक्सीजन की लगातार कमी देखी जा रही थी, लगातार मांगे बढ़ रही थी, लेकिन अब कई जगह जो है महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं
तत्कालिक व्यवस्था की गई है, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन जिस तरह से प्राइवेट स्तर पे लोग अपने घरों में, अपने दफ्तरों में इस तरह के इलाज करवा रहे थे, उनको ऑक्सीजन की ज्यादा किल्लत थी। इसको लेकर लोगों ने प्राइवेट तौर पे जो ऑक्सीजन खरीदना शुरू किया, लिहाजा इसी तरह के कालाबाजारी करने वाले लोग जो है उनको बड़े पैमाने पर बड़ी कीमतों पर जो है ऑक्सीजन मुहैया करवाते थे। यही वजह है कि अब लोगों को कालाबाजारी में ज्यादा रुचि होने की, क्योंकि तत्काल फायदे और तत्काल पैसे मिल जाते थे। लापरवाही इस पे प्रशासन की तरफ से भी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लापरवाही नहीं होगी तो थोड़ी बहुत सख्ती बढ़ती जाएगी। अगर प्रशासन लापरवाह है तभी ये कालाबाजारी की जा रही है, वरना ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके कालाबाजारी के, चाहे दिल्ली की बात हो या फिर मुंबई की बात हो। अगर प्रशासन सख्त होगा, पुलिस सख्त होगी तो कालाबाजारी के मामले सामने नहीं आएंगे। तो सवाल मुंबई पुलिस पर भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस तरह से अगर ट्रक में भर के इतनी बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर लाया जाता है, वो भी मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर लाया जाता है, जब पूरे देश में इसकी बहुत बेहद जरूरत है, तमाम लोगों की इसकी आवश्यकता है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आता है और कोई चेक तक नहीं करता, किसी को पता तक नहीं लगता है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं मुंबई पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है वो कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। लगातार इसकी तफ्तीश भी कर रही है कि और कितने लोग इन पूरे लोगों से जुड़े हुए हैं और कहां इस तरह के गोडाउन बनाए थे और किस तरह से खरीदी बिक्री की जाती। कितने रुपए में ये लोग सिलेंडर बेचते थे? एक सिलेंडर की कीमत तकरीबन, अभी तक पूछताछ में कुछ सामने आया, ये जो कालाबाजारी करते थे कितने रुपए में एक सिलेंडर ब्लैक में बेचते थे? देखिए जो सिलेंडर पकड़े गए हैं उसकी कीमत करीब 7 लाख बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली है कि ये लोग अक्सर भाड़े पे भी देते थे और बेच भी देते थे। जो भाड़े पे देते थे उसकी एक्चुअल कीमत है 200-250 रुपए, लेकिन ये लोग देते थे 800, 900, 1200, 1500। कभी कभी सिलेंडर नहीं होने के वजह से ये लोग 2000 में भी बेच देते थे। चाहे तो बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाते थे। लेकिन अगर बेचने की बात की जाए तो 5000, 10,000 के आसपास भी बेच देते थे, क्योंकि जिसको जरूरत पड़ती थी उसको बड़े पैमाने कालाबाजारी की तरफ ब्लैक मार्केटिंग के जरिए बेच। यहाँ पर यह कहना सही रहेगा कि अपराधी इनको कहा जाए, क्योंकि किसी की जान जो लेता है उसको अपराधी कहा जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर से किसी व्यक्ति की जान बचती है। अगर आप ऑक्सीजन ही नहीं देंगे, ऑक्सीजन अपने घरों में रखेंगे, उसकी कालाबाजारी करेंगे तो वहां पर कितने लोगों की जान जा सकती है। तो अपराधी ये सही मायनों में है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काजल, अपराध के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरे इसको जो पिता सलीम चले हैं वो भी फरार बताया जा रहा है, लेकिन और भी कई लोगों के शामिल होने की जो जानकारी मिल रही है। ऐसे में ये पता लग रहा है कि जो गोडाउन में माल रखता था, उतारता था या फिर जिसकी डिलीवरी जो करवाता था, वो तमाम लोग हैं अभी फरार बताया जा रहा है, जिनकी तफ्तीश जो है क्राइम ब्रांच यूनिट नाउ कर रही है। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र के अस्पतालों के हालात बताइए, इस समय हालात क्या हैं? क्योंकि एक समय था बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमण बढ़ता चला जा रहा था, अस्पतालों में जगह नहीं थी, मरीजों के लिए बेड्स नहीं थे। अस्पतालों के फर्श पर हमने तस्वीरें देखी हैं, फर्श पर मरीज पड़े हुए थे क्योंकि अस्पतालों में बेड्स नहीं थे। बाहर जगह बनाई गई थी और बाहर कई जगह कैंप लगाए थे, वहां मरीजों को रखा जा रहा था। एक समय था बहुत बुरे हालात थे। अभी महाराष्ट्र के अस्पतालों के क्या हालात हैं कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर? किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है? ये देखिए काजल, महाराष्ट्र में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण का मैंने बताया संख्या, वो बेहद संतोषजनक तो नहीं है लेकिन कम है जी। 24 घंटे का अगर आंकड़े की बात करें तो महाराष्ट्र में 24,000 और मुंबई में 1500 के आसपास मामले हैं। और ऐसे में लगातार महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इनको इलाज किया जाए। लेकिन ज्यादा महाराष्ट्र सरकार का जोर वैक्सीनेशन को लेकर है, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर वैक्सीनेशन की जाती है तो चाहे तो संक्रमण की आशंका भी कम हो जाएगी। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने तत्काल प्रभाव में कहा था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें कम से कम 20% बेड हमेशा खाली रखा जाए, और सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें अब जिस तरह से जानकारियां मिल रही करीब 60% बेड खाली है। ऐसे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर या फिर अन्य सुविधाओं को लेकर महाराष्ट्र में किसी तरह, मुंबई में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो कहीं न कहीं बेलगाम है। महाराष्ट्र सरकार इसी को लेकर लगातार चिंता कर रही है कि मौत के आंकड़े को ऊपर कैसे लगाया जाए, इसकी बात लगातार की जा रही है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि संक्रमितों के ग्राफ में कमी आ रही है, ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किस चीज को इसके लिए प्रभावी माना जा रहा है? क्या लॉकडाउन को, वीकेंड लॉकडाउन को क्या प्रभावी है इसमें? महाराष्ट्र की सरकार क्या मानती है? देखिए कई चीजों को देखा गया है। एक तो लॉकडाउन लगाया गया है, दूसरी बात है कि मनपा, मुंबई पुलिस लगातार लोगों को अपील कर रही है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तमाम जो समाएं होती थे उसको भी बंद कर दिया गया है। शादियों में जो प्रयोजन रखा गया था ज्यादा लोगों को अब कम से कम कर दिया गया है। 2 घंटे में शादी निपटानी है,
उसके अलावा 2 करोड़ के आसपास लोगों को मुंबई महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर जब 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है, उसमें से काफी ज्यादा संख्या में सेकेंड डोज भी दे दिया गया है, तो संक्रमण की आशंका लिहाजन इससे कम हो सकती है। इसको लेकर माना जा रहा है कि कहीं न कहीं वैक्सीनेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और महाराष्ट्र सरकार द्वारा बताई गई तमाम जो गाइडलाइन है उसको कहीं न कहीं पालन करवाना ये मुख्य कारण है, जिसकी वजह से मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की संख्या कम हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो सिलेंडरों की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। अस्पतालों में मरीज तड़प रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं मोटे मुनाफे के चक्कर में अपराध कर रहे हैं, लोगों की जान छीन रहे हैं, क्योंकि जिन सिलेंडरों की कालाबाजारी वो कर रहे हैं उनसे कई लोगों की जान बच सकती है। पंजाब की खबर अब आपको बताते हैं। कांग्रेस की पंजाब इकाई में चल रही अंतर्कलह के बीच में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि पार्टी राज्य के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और इस पर संज्ञान लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये संगठनात्मक मुद्दा है और कांग्रेस आलाकमान इस घटनाक्रम से अवगत है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्य के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में छिड़ी बयानबाजी के बारे में सवाल पूछे जाने पर वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा कि इस संगठन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। निश्चित तौर पर हम पंजाब के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और पार्टी आलाकमान इस पर संज्ञान लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो फिलहाल इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के कई गुटों के बीच में मतभेदों को दूर करने के लिए समिति का गठन किया गया है। वेणुगोपाल ने कहा कि मैं इससे अवगत नहीं हूं जब उनसे ये सवाल पूछा गया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान इस घटनाक्रम से अवगत है। ये कहा गया क्योंकि बहुत समय से देखा जा रहा है मुख्यमंत्री और सिद्धू के बीच में जो अंतर्कलह चल रही है उसको भी आलाकमान जो है मानने को तैयार नहीं है, भले ही अवगत है इस पूरे मामले से। अंतर्कलह लगातार चल रही है, नजर बनाए हुए है पूरे घटनाक्रम पर पार्टी आलाकमान, लेकिन कैसे सुधरेगी इसका अभी तक कोई इंतजाम नहीं। तो कांग्रेस की पंजाब इकाई में अंतर्कलह चल रही है। इसी बीच में महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी राज्य के घटनाक्रम से पूरी तरीके से अवगत है, किस तरह से यहाँ पर चल रहा है। पार्टी संज्ञान में मामले को लिए हुए है, ये संगठनात्मक मुद्दा है और कांग्रेस आलाकमान इस घटनाक्रम से पूरी तरीके से अवगत है। आपको ये भी याद दिला दें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में बयानबाजी की जो जंग छिड़ी हुई है उसके बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये संगठन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, पार्टी इसका समाधान करेगी। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।